वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। इस क्लास के साथ हम लोग एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज़ के अंदर हम लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के साथ साथ बाकी के भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं, सेंट्रल सर्विसेज के हों या स्टेट सर्विसेज के हों, उनसे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनमें आए हुए क्वेश्चंस को हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। हर एक क्लास के अंदर 10 एमसीक्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका जो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट होगा वो ये होगा कि कई बार ये होता है कि जो हम लोग सब्जेक्ट का कंटेंट पढ़ते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो छूट जाती हैं, तो वो कवरेज आपका इन एमसीक्यू की सीरीज़ में आ जाएगा। साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करने से एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है कि हमें ये पता चल पाता है कि हमारी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। तो हम लोग डेली बेसिस पर 10 एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले आज की हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है। 10 क्वेश्चन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये इंडियन पॉलिटी से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है? इंडिया इज़ ए सेक्युलर स्टेट बिकॉज इन आवर कंट्री स्टेट हैज़ नो रिलीजन। फर्स्ट ऑप्शन दिया है स्टेट हैज़ नो रिलीजन। सेकेंड ऑप्शन है रिलीजन हैज़ बीन अबोलिश्ड। थर्ड है स्टेट पैटर्नाइजेज अ पर्टिकुलर रिलीजन। और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। हिंदी में इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि हमारे देश में राज्य का कोई धर्म नहीं है। धर्म को समाप्त कर दिया गया है। राज्य किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान करता है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया। पहले हम कुछ चीज़ें समझते हैं। देखो, जब भी कोई एमसीक्यू आप सॉल्व करोगे तो उस एमसीक्यू को केवल ये नहीं कि भाई हमने सही आंसर लगा दिया, इतने पे ख़त्म हो गया। हर एक ऑप्शन को एक्सप्लोर करना ज़रूरी होता है। हर एक ऑप्शन जो दिया गया है उसको, वो गलत है तो वो क्यों गलत है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ कुछ कीवर्ड समझते हैं। सबसे पहला रिलीजन को समझो। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सेक्युलर टर्म इस्तेमाल हुआ है, सेक्युलर एक टर्म है, हिंदी में उसका मीनिंग है पंथ निरपेक्ष। कॉन्स्टिट्यूशन में एक टर्म इस्तेमाल हुआ है सेक्युलर, ठीक है, और हिंदी में इसका मीनिंग होता है पंथ निरपेक्ष। तो संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रियम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रियम्बल है वहाँ सेक्युलर टर्म का इस्तेमाल किया गया है और हिंदी में उसका ट्रांसलेशन पंथ निरपेक्ष है। हालांकि कुछ राजनीतिक दलों ने इसका मीनिंग, इसको धर्मनिरपेक्ष बना लिया है। तो जहाँ भी धर्मनिरपेक्ष लिखा हो उसको आप पंथ निरपेक्ष समझ करके चलेंगे। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो हमने यहाँ पे ये समझना है कि जहाँ धर्मनिरपेक्ष लिखा हो, क्या लिखा हो? धर्मनिरपेक्ष। क्योंकि कई बार आप ट्रांसलेशन देखोगे या बुक्स में जो आपको मिलेगा या कई बार एमसीक्यूज़ में जो मिलेगा वहाँ धर्मनिरपेक्ष मिलेगा। क्या मिलेगा? धर्मनिरपेक्ष। लेकिन जब पॉलिटिकल साइंस के पॉलिटी के टर्म में हम लोग बात करेंगे तो इसका मीनिंग क्या होगा? पंथ निरपेक्ष। ठीक है, यानी कि सेक्युलर का जो आप मीनिंग लेंगे वो पंथ निरपेक्ष लेकर के चलेंगे, धर्मनिरपेक्ष का जो मीनिंग लेंगे वो पंथ निरपेक्ष लेकर के चलेंगे, ना कि धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, संविधान कहता है कि इंडिया इज़ ए सेक्युलर स्टेट। संविधान कहता है भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत का कोई भी आधिकारिक तौर पर पंथ नहीं है। इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ऑफिशियल रिलीजन का मतलब हुआ कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की मान्यताओं के हिसाब से देश नहीं चलेगा। जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है, इस्लामिक कंट्री है। तो जब वो इस्लामिक कंट्री है तो वो इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार चलेगा। भारत सेक्युलर है तो ये किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन की मान्यताओं के अनुसार नहीं चलेगा। ठीक है, दूसरी बात, जो स्टेट है वो, यानी कि जो राज्य है, जो देश है, वो सभी धर्मों को समान प्रोटेक्शन देगा, सभी धर्मों को समान प्रोत्साहन देगा, इक्वल प्रोटेक्शन देगा, इक्वल प्रमोट करेगा। ठीक है, तो अगर इनमें से हमें सही उत्तर चुनना हो, सही आंसर चूज करना हो, तो सही आंसर क्या होगा?
सही आंसर होगा ए, यानी कि स्टेट हैज़ नो रिलीजन, राज्य का कोई पंथ नहीं है, यानी कि किसी पंथ विशेष, किसी सेक्ट की मान्यताओं के अनुसार राष्ट्र नहीं चलेगा, किसी इंडिविजुअल के यानी कि किसी कम्युनिटी के बिलीफ के अकॉर्डिंग राज्य नहीं चलेगा, कंट्री रन नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम दो बातें समझ लेते हैं। संविधान में जो टर्म इस्तेमाल किया गया है वो पंथ टर्म इस्तेमाल किया गया है हिंदी में, इंग्लिश में सेक्युलर और हिंदी में आ जाएगा पंथ। हालांकि कुछ लोगों ने इसको बना दिया धर्म, क्या बना दिया, धर्म, और कहा कि भारत कैसा है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और ये कह दिया कि राज्य का कोई धर्म नहीं है। क्या कह दिया, राज्य का कोई धर्म नहीं है। अब यहाँ मैंने धर्म के ब्रैकेट में पंथ लिखा है, क्यों लिखा है उसका रीज़न है क्योंकि संविधान में पंथ शब्द इस्तेमाल हुआ है, धर्म नहीं। ठीक है, तो जब हम कहते हैं राज्य का कोई धर्म नहीं है और लोग इस बात को मान लेते हैं कि हाँ भाई चलो राज्य का धर्म नहीं है, ठीक है, ये गलत है। पहले हम कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि धर्म क्या होता है। धर्म का अर्थ क्या होता है? धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य, ड्यूटी। ठीक है, तो धर्म का मीनिंग क्या है, ड्यूटी, कर्तव्य। किसी भी इंडिविजुअल की जो ड्यूटी है वो ही उसका धर्म है। अब ये ड्यूटी कैसे डिपेंड करेगी, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो लॉज हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो सोशल नॉर्म्स हैं, और उस पर्टिकुलर टाइम पे जो सिचुएशन है, यानी कि देश काल और परिस्थिति के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपका धर्म क्या होगा, आपकी ड्यूटी क्या होगी। तो धर्म का अर्थ क्या है, धर्म का अर्थ है ड्यूटी। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, अब आर्मी है, पुलिस है, उसका काम क्या है, प्रोटेक्शन करना, सुरक्षा देना, ये उसकी ड्यूटी हो गई, ये उसका धर्म हो गया। अगर पुलिस ने, आर्मी ने सुरक्षा नहीं दी या वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करते हैं तो उसने क्या कर दिया, अधर्म। क्या कर दिया, अधर्म। तो ये दो टर्म हैं, धर्म और अधर्म, जो भारतीय संस्कृति का मूल है। ठीक है, तो भारत की जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, इंडियन कल्चर है, वो धर्म के ऊपर बेस्ड है। अगर आप धर्म कर रहे हो, अपना धर्म निभा रहे हो तो ठीक हो, धर्म नहीं निभा रहे हो तो गलत है। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सेक्युलरिज्म का मतलब हुआ स्टेट हैज़ नो रिलीजन या स्टेट हैज़ नो धर्म, यानी कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, कुछ लोगों का ऐसा कहना है। तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि राज्य के कर्तव्य होते हैं, राज्य की ड्यूटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ होती हैं। तो जब गवर्नमेंट की ड्यूटी है तो उसके धर्म हैं, यानी कि रिलीजन धर्म के इक्विवेलेंट नहीं है। रिलीजन धर्म के इक्विवेलेंट नहीं है। अब ध्यान से समझिए, रिलीजन जो है ये एक वेस्टर्न फ्रेमवर्क है, पश्चिम का फ्रेमवर्क है, या हम ये कहें भारत का ओरिजिन नहीं है रिलीजन। रिलीजन के अंदर क्या होता है कि अगर आपकी ये मान्यताएं हैं, आप इन देवी देवताओं का पूजन करते हैं, आपका पूजा पद्धति ये है, आप टीका लगाते हो, टोपी पहनते हो तो आप ऐसे रिलीजन के हो गए, आप नमाज करते हो तो आप ऐसे रिलीजन के हो गए, आप चर्च जाते हो तो आप इस रिलीजन के हो गए। ये है रिलीजन। तो रिलीजन मोटे मोटे तौर पर कम्युनिटी को शो करता है, जिसका अपना एक जैसा कल्चर है, जिसके अपने एक जैसे रिचुअल हैं, ये मोटे मोटे तौर पे कम्युनिटी को दिखाता है रिलीजन। जबकि धर्म कम्युनिटी के आधार पर नहीं है, धर्म कर्तव्य है, और यही धर्म आधार है भारतीय संस्कृति का, यही धर्म बेस है इंडियन कल्चर का। ठीक है, तो जहाँ ये टर्म इस्तेमाल होता है, लोग कहते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष है। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को, जब लोग कहते हैं क्या है भारत धर्मनिरपेक्ष, तो ये टर्म गलत है। ठीक है, ये टेक्निकली गलत है, ना तो संविधान में इस्तेमाल की गई है, पॉलिटिकली इस्तेमाल होती रहती है, और होते 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 इतनी पॉपुलर हो गई कि लोग समझते हैं भारत धर्मनिरपेक्ष है। जो टेक्निकल टर्म है वो है पंथ निरपेक्ष।
भारत क्या है, पंथ निरपेक्ष है। ठीक है। दूसरा, रिलीजन और धर्म एक बराबर नहीं होते, हालांकि मिलेंगे और तुम्हें प्रैक्टिकल लाइफ में मानना पड़ेगा कि हाँ रिलीजन धर्म एक है, क्योंकि गवर्नमेंट भी मान रही है, पॉलिटिशियंस भी मान रहे हैं, सब जगह इस्तेमाल भी हो रहा है, रिलीजन धर्म एक बराबर मान रहे हैं, लेकिन एक बराबर नहीं है। रिलीजन शो करेगा एक कम्युनिटी है, उसका अपना कल्चर है, वो एक टाइप के पूजा पाठ करते हैं, ये हो गया रिलीजन। धर्म है ड्यूटी, कर्तव्य। ठीक है, धर्म क्या होता है, कर्तव्य। अब उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं, सपोज करो कोई जज हैं, ठीक है, एक जज हैं और वो जज अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब अब उनके पास एक केस आता है, उस केस में जो एक्यूज्ड है वो उनका खुद का बेटा है। ठीक है, और अब जज साहब को पनिशमेंट देनी है, जो पनिशमेंट देनी है उसमें डेथ पेनल्टी का मामला है। अब एक तरफ तो जज की ये ड्यूटी हुई कि भाई वो अपनी जज की ड्यूटी परफॉर्म करे क्योंकि वो जज की पोस्ट पे बैठे हैं, दूसरी तरफ वो उसके पिता भी हैं, फादर भी हैं, तो एक तरफ उनकी ड्यूटी हो गई फादर की। तो उनके दो धर्म हुए, पहला धर्म अपने बेटे को बचाना, अपने सन को प्रोटेक्ट करना, और दूसरा धर्म क्या हुआ, अपनी जज की ड्यूटीज परफॉर्म करना। अब वो दोनों में उलझ गए, इसको बोलते हैं धर्म संकट। तो आपको धर्म अधर्म धर्म संकट ये रामायण महाभारत और जो हमारा पुराना एरा है इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ मेरा जो समझाने का मतलब था वो यही था कि जो टेक्निकल टर्म है वो पंथ निरपेक्ष है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब आप बुक्स में देखोगे या एग्ज़ाम में जो आएगा वहाँ आपको पंथ निरपेक्ष दिखाई दे, लेकिन व्यवहारिक तौर पे रियल सेंस में समझ करके चलना कि ऐसा नहीं है कि कंट्री का कोई धर्म नहीं है, कंट्री की ड्यूटी हैं और वो ड्यूटी संवैधानिक होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने ड्यूटीज़ दी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने यानी कि संविधान ने स्टेट को ड्यूटी दी हैं, कर्तव्य दिए हैं करने के लिए, और इसीलिए राज्य का धर्म होता है और उसको हम आम भाषा में कहते हैं राजधर्म। ठीक है, तो राज्य का धर्म होता है, ऐसा नहीं है कि राज्य का धर्म नहीं होता, क्योंकि राज्य का कर्तव्य है इसलिए राज्य का धर्म भी है। ठीक है, लेकिन राज्य का पंथ नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, स्टेट हैज नो रिलीजन, राज्य का कोई पंथ नहीं है। दूसरा, अगर हम बाकी के ऑप्शंस को देखें, इसमें लिखा है रिलीजन हैज़ बीन अबोलिश्ड, पंथ को समाप्त कर दिया गया, ऐसा नहीं है। भारत है, भारत में सभी लोग अपना अपना जो पंथ है उसको फॉलो कर सकते हैं, अपनी अपनी आस्था के अनुसार काम कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ। तीसरा है स्टेट पैटर्नाइजेज अ पर्टिकुलर रिलीजन, राज्य किसी विशेष पंथ को संरक्षण प्रदान करता है, ऐसा भी नहीं होता सेक्युलर में। और थर्ड होता है नन ऑफ द, मतलब ये लास्ट ऑप्शन दिया है, ये दिया है इन्होंने नन ऑफ द अबव, तो ये तो है ही नहीं, तो इसमें फर्स्ट आंसर हो जाएगा। तो इंडिया के रेस्पेक्ट में क्या है, राज्य का कोई आधिकारिक पंथ नहीं है, स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। अब देखो सेकंड एमसीक्यू हम लोग देखते हैं, ये है इन केस ऑफ नो पार्टी एंजॉयज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, द गवर्नर विल गो बाय द एडवाइस ऑफ द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हिज ओन डिस्क्रिशन। ठीक है, यदि किसी राज्य की विधानसभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त न हो तो राज्यपाल किसके अनुसार कार्रवाई करेगा, पूर्व मुख्यमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, भारत के राष्ट्रपति की सलाह पर, स्वयं निर्णय से। अब ध्यान से समझिएगा, स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट उसकी बनेगी जिसके पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मेजॉरिटी होगी, यानी कि राज्य विधानसभा में जिसके पास बहुमत होगा सरकार उसकी बनेगी। ठीक है, अब अगर ऐसी स्थिति आ जाए जब किसी एक पार्टी के पास क्लियर कट मेजॉरिटी ना हो, ठीक है, किसी एक सिंगल पार्टी के पास क्लियर कट मेजॉरिटी ना हो, पूर्ण बहुमत ना हो, तब उस स्थिति में, तब ऐसी कंडीशन में गवर्नर अपना डिस्क्रिशन इस्तेमाल करेंगे, अपने खुद के निर्णय का इस्तेमाल करेंगे और जिसको चाहें उसको क्या बना सकते हैं, चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं। लेकिन कन्वेंशन ये है कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी उसके लीडर को ही चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। ठीक है, तो इस केस का जो बनेगा, यानी कि जब किसी सिंगल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी ना हो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तब गवर्नर ये डिसाइड करते हैं कि चीफ मिनिस्टर
कौन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट इट विल मीन्स द रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ओनली, प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर, एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर एंड द स्पीकर। अब ध्यान से समझिएगा, ये कह रहा है यदि भारत के प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है तो इसे किसका त्यागपत्र माना जाएगा? केवल प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल सदस्य का, संपूर्ण मंत्रिपरिषद का, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और अध्यक्ष। अब ध्यान से समझिएगा, अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दे, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो हेड ऑफ द काउंसिल होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं, अपनी पोस्ट छोड़ देते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाती है, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रेजिग्नेशन होता है। ठीक है, तो अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करेंगे तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिजाइन करेगी, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि संपूर्ण मंत्रिमंडल, एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पूरी की पूरी चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे डी ऑप्शन लिखा है, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर। देखो स्पीकर, लोकसभा अगर डिसॉल्व भी हो जाती है तो भी स्पीकर अपने पोस्ट से रिजाइन नहीं करते जब तक नई लोकसभा इलेक्ट होकर के ना आ जाए। तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चली भी जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पीकर नहीं जाएंगे, स्पीकर का रेजिग्नेशन यहाँ से नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डिवीजन ऑफ पावर से रिलेटेड है। यह है डिवीजन ऑफ पावर एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी आर द टू इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सोशलिस्टिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? सरकार का समाजवादी स्वरूप, सरकार का एकात्मक स्वरूप, सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और सरकार का संघीय स्वरूप। इसका आंसर है डी। देखो, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और डिवीजन ऑफ पावर, ये फेडरल स्ट्रक्चर की फीचर्स होती हैं, गवर्नमेंट के फेडरल फीचर्स में आती हैं। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी भी है और फेडरल भी है, यानी कि एकात्मक भी है और संघीय भी है। तो वो जो यूनिटरी और फेडरल है उसमें फेडरल फीचर में डिवीज़न ऑफ पावर भी आएगा और इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी आएगी, और ये हम लोगों ने सैलिएंट फीचर्स के अंदर भी पढ़ा था। तो ये जो डिवीज़न ऑफ पावर है ये कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 के अंदर मेंशन किया गया है। डिवीज़न ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 के अंदर मेंशन किया गया है। वहाँ एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कंकरेंट लिस्ट। तो डिवीज़न ऑफ पावर और इंडिपेंडेंट जुडिशरी किस लिए? क्योंकि वो फेडरल डिस्प्यूट भी रिजोल्व करती है, फंडामेंटल राइट्स की गारंटर भी है। अब सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट आएगा उसको रिजोल्व कौन करेगी? उसको रिजोल्व करेगी जुडिशरी। तो इसलिए जुडिशरी की इंडिपेंडेंस ज़रूरी है, और इसीलिए दोनों किसके फीचर हो गए? फेडरल फीचर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर टर्म एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के लिए है। अगर किसी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट उसको रेमेडी देगी। इसीलिए आर्टिकल 32 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है कि ये संविधान का हृदय और आत्मा है। उसका जो मेन रीज़न है वो क्या है कि फंडामेंटल राइट्स जो मीनिंगफुल बनते हैं वो इसी आर्टिकल 32 से बनते हैं, नहीं तो फंडामेंटल राइट्स का मीनिंग कुछ नहीं रह जाता। सिर्फ वो एक डिक्लेरेशन रह जाता है कि फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, लेकिन उसको मीनिंगफुल बनाने वाला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 32। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 6। ये सिंपल स्टैटिक क्वेश्चन है। सीट ऑफ द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इज लोकेटेड एट? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ स्थित है? ठीक है, इसका आंसर बी है, जबलपुर। मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर में है। तो ये स्टैटिक क्वेश्चन है। एक रीडिंग इस तरीके से लगा सकते हैं कि जो अब कई बार क्या होता है पूरा पॉलिटिकल पढ़ लेते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ पाते। तो जैसे इंडिया का जो मैप है, पॉलिटिकल मैप, उसमें देखो कि भाई कौन सा स्टेट है, उसकी कैपिटल क्या है, उसकी हाई कोर्ट कहाँ सिचुएटेड है,
ये चीज़ देख सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन, आयरलैंड, यूएसए, कनाडा। ऑप्शंस दिए हैं 4। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ब्रिटेन, आयरलैंड, यूएसए, कनाडा। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दिया है और ये हमने आयरलैंड से अडोप्ट किए हैं। ठीक है, कहाँ से अडोप्ट किए हैं? आयरलैंड से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने बहुत सारी फीचर्स अडोप्ट किए हैं। अराउंड 60 कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड के ऐसे थे जिनको हमने एक्सप्लोर किया और वहाँ से अलग अलग फीचर्स अडोप्ट किए हैं। ठीक है, तो आयरलैंड से हमने DPSP अडोप्ट किए थे, राज्य के नीति निदेशक तत्व हमने आयरलैंड से अडोप्ट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनीवन टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा ही और शी मस्ट बी एटलीस्ट, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 ईयर्स, 30 ईयर्स, या द एज व्हाट इज मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए एज रिक्वायर्ड है उतनी होनी चाहिए 25 ईयर्स ऑफ एज। अब ध्यान से समझना, ऑप्शन दिए हैं एज के, सिंपल है, आंसर इसका बी है, राज्यसभा के लिए एज होनी चाहिए 30 ईयर्स। अब ध्यान समझो, वाइस प्रेसिडेंट की एज कितनी होती है? मिनिमम 35 ईयर्स। 25 ईयर्स जो चाहिए होती है वो लोकसभा के लिए चाहिए होती है, राज्यसभा के लिए नहीं। और 35 ईयर्स तुम्हें किसके लिए चाहिए? वाइस प्रेसिडेंट के लिए या प्रेसिडेंट के लिए, इनके लिए 35 ईयर्स चाहिए। ठीक है, लोकसभा में 25 ईयर्स, राज्यसभा में 30 ईयर्स, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35 ईयर्स। तो यहाँ राज्यसभा के लिए पूछा है तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 30 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been vested with the power under Article 123 of the Constitution of India to promulgate ordinance which shall have the same force and effect as an act of parliament। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश की उद्घोषणा करने की शक्तियां किसे प्रदान की गई हैं, जो कि वही बल और प्रभाव रखेगा जैसे कि संसद में पारित एक अधिनियम का होता है। किसको दी गई हैं? इनमें से एक आंसर चूज करना है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर इन कंसल्टेशन विद दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं। बात को ध्यान से समझते हैं इसको। सबसे पहला समझो, ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, कंट्री के अंदर यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को ये शक्ति दी है कि वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकते हैं, और ये पावर उनके पास आती है आर्टिकल 123 के अंदर, यानी कि अनुच्छेद 123 में वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और अध्यादेश जारी कब होता है? जब संसद का कोई एक सदन या दोनों सदन सत्र में ना हो, यानी कि पार्लियामेंट का कोई एक हाउस या दोनों हाउस सेशन में ना हो, तब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट जब अपनी ये पावर एक्सरसाइज करेंगे तो इनको एडवाइस कौन देगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इनको ये एडवाइस देंगे। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर इशू नहीं कर सकते, ये एडवाइस देंगे, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन गलत है। थर्ड, फिर लिखा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति जारी करेंगे, सलाह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास ऐसी कोई पावर नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का हम लोग डिस्कस करते हैं, यह है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज मेंशन्ड इन पार्ट, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत को किस भाग में इंगित किया गया है? इसका सीधा आंसर है भाग 4। ठीक है, भाग 4 में इसको लिया गया। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ें, अच्छे से इसको सॉल्व करें, और अगर कोई भी डाउट आता है इसके रिगार्डिंग, कोई क्वेरी है, तो जो इंस्टीट्यूट का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप लोग अपना डाउट भेज सकते हैं, वो डाउट आपका रिजोल्व कर दिया जाएगा। तो इस सेशन को हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू।